हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसे ए ऑफ इंडिया अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। एक क्वेश्चन था अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर तथा फोकस दूरी में संबंध। देखो दर्पण में दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकालने के लिए हम अवतल दर्पण द्वारा व उत्तल दर्पण द्वारा दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा, इसके बाद उत्तल दर्पण से। तो पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, चलो शुरू करते हैं। तो माना पहले माने एक अवतल दर्पण है। तो माना एक अवतल दर्पण, क्या माना एक अवतल दर्पण M1 M2, इसका नाम है M से मिरर, इसलिए हम रखे, इसीलिए नाम रखे M1 M2। तो माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव, दर्पण बनाने के लिए इसे बाहर से कलाई कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं। तो माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C। तो तुमने मान लिया क्या, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है। कहां जाती है? फोकस से। ये प्रॉपर्टी होती है ना प्रकाश की किरण की। दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसी का उल्टा, अगर दर्पण में मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण आती है, क्या हुआ? दर्पण में मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इसे अपोजिट। और तीसरी कंडीशन होती है अगर वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है? वक्रता केंद्र, फोकस दूरी। तो फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या, एक नियत क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, और ये क्या होता है? फोकस दूरी, स्मॉल f। अब देखो, अगर वक्रता केंद्र से जाती है प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से, कहां से? वक्रता केंद्र से। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। फिर सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। और अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। तो यहाँ देखो, अगर वक्रता केंद्र है तो इसकी आधे पे क्या होगा? फोकस, कैपिटल एफ। देखो सर, फोकस मतलब मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, गई। हमने मान लिया कि जो सी है, हमने इसे मिला दिया, इसे मान लिया O, इसे मान लिया A। अब देखो, तो मान इसमें क्या लिखेंगे हम? माना एक अवतल दर्पण M1 M2
जिसका ध्रुवी वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस या तथा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा हमने माना है तथा सी ए क्या करता है, अभिलंब का कार्य करता है। क्या करता है, अभिलंब का कार्य करता है। अच्छा एक बात बताओ, परावर्तन पढ़े होंगे, एक मुख्य अक्ष मतलब एक उत्तल है, अगर प्रकाश की किरण यहां से आई टकराई वापस उसी माध्यम में लौट गई तो यहाँ एक अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण स्मॉल r जो होते हैं दोनों क्या बराबर होते हैं, इसे परावर्तन का नियम कहता है। तो यहाँ देखो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण सॉरी परावर्तित किरण है, तो ये अभिलंब है। तो अगर कोई आपतित किरण ये अभिलंब है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, ये वाला नीचे वाला परावर्तन कोण यार होगा यही होगा, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ हम लेते हैं क्या कोण जो होगा ओ ए सी बराबर ओ ए सी बराबर कोण सी ए एफ, कौन से नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से जो कोण ओ ए सी है उसी ए एफ के नीचे वाले बराबर है। इसके बाद इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये तो अच्छा अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर कही है, देखो अगर ओ ए जो है उसी पी के समांतर है तो दो किरण अगर समांतर हो, ऐसे देखो समांतर हो, जब कोई तिर्यक रेखा इन्हें काटती है तो एक कोण इस कोण के बराबर, किस नियम से, एकांतर नियम से ना, एकांतर इसमें क्या कहता है दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बने हुए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से ए वाला कोण इस कोण के बराबर, इसी प्रकार देखो यहाँ अगर जो ओ ए है उसी पी के समांतर है तो जो ये आप जो तिर्यक रेखा है ये जो गई है यहाँ से तिर्यक रेखा ए वाला कोण इस कोण के बराबर, किस नियम से, एकांतर नियम से। दोनों समांतर रेखा है, एक और तिर्यक रेखा है, ऊपर वाला कोण इस कोण के बराबर, किस नियम से, एकांतर नियम से। तो यहाँ लिखते हैं कोण ओ ए सी बराबर कोण सी, कोण क्या ए सी एफ, ए सी एफ आपस में बराबर है, किस नियम से, एकांतर नियम से, एकांतर नियम से। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें या फिर मान रखें, बात यही है यहाँ मन करेगा तो लिख देना कि जो ओ ए है वो क्या है समांतर किसके है, ओ ए समांतर सी पी की है। अरे भाई देखो हमारी प्रकाश की किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, हमने शुरू में बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर है, वही लिखा है हमने, तो समांतर है तो फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर, एकांतर नियम हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम चाहें तो
समीकरण 1 या 2 से देखें। समीकरण यहां से समीकरण 1 व 2 से देखो जब समीकरण 1 में ओ ए सी लिखा है बराबर सी ए एफ है, यहाँ क्या लिखा है ओ ए सी बराबर ए सी एफ। तो जहां यहाँ ओ ए सी लिखा है अगर हम वहां ओ ए सी का मान रखते हैं ए सी एफ, ध्यान सुनना समीकरण 1 में क्या लिखा है, समीकरण 1 क्या है कोण ए ओ ए सी बराबर कोण सी ए एफ, ये समीकरण 1 है। हमने जहां ओ ए सी लिखा था समीकरण में, अगर ओ ए सी का मान समीकरण 2 से ए वाला मान हटा ए वाला जहां ए वाला है उसी के स्थान पर इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा ए सी एफ, यहाँ ए वाला मान यहाँ से रख देंगे तो क्या होगा ए वाला हट जाएगा, यहाँ क्या आएगा ए सी एफ। यहाँ से ये मान रखा है, यहाँ से इसका मान इन दोनों बराबर किया है तो ए वाला मान इसके बराबर। अगर ना समझ में आए ऐसे समझो ए वाला इसके बराबर है ना, ए वाला इसके बराबर है, ए वाला भी इसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि समान कोणों के समूह भुजाएं क्या होती है बराबर, समान कोणों के समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखो ए सी एफ लिखा है, ए सी एफ ए वाला कोण, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है उधर ए सी एफ, इसके सामने का भुजा कौन सी है ए एफ, तो यहाँ लिख देंगे क्या ए एफ। क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है। यहाँ से सी ए एफ, सी ए एफ ए वाला कोण है, इस कोण के सामने की भुजा ए वाली कौन सी सी एफ, देखो ए वाले कोण के सामने की भुजा सी एफ है, तो जहां लिखा है ए कोण उसके स्थान पर हम सी एफ लिख सकते हैं। समान कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है। यहां से बता दें। अब देखो हम अगर ए एफ और सी पी सी एफ लिखा है तो सी एफ क्या है ये इतना है ना, यहाँ से मान लीजिएगा हमें मालूम है कि ये फोकस दूरी है, क्या है फोकस दूरी, तो दर्पण से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है ना स्मॉल एफ, यहाँ से वक्रता केंद्र है तो दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ए आर, अगर ए आर है पूरा ए एफ है, ये पूरा आर ए एफ, ए कितना होगा टोटल आर में से अगर एफ हटा दे तो ए आई कितना आर माइनस एफ, समझ में आया होगा। एक पूरा कितना था आर, ये कितना है एफ, अगर पूरे में से इतना घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कितना हो गया आर माइनस एफ। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो सी एफ का मान रख सकते हैं, सी एफ का मान रख लेंगे ना, बट देखो उधर ए एफ का मान लिखा है ए एफ, और यहाँ ए एफ इसका मान तो पता नहीं, पता है ए एफ जो है उसका मान नहीं पता और लिख लेगा मैंने, तो इसके लिए हम मानते हैं जो ए एफ है वो पी एफ के बराबर, ऐसा कब होगा ये जब इसको पकड़े और ऐसे घुमाए, इसको पकड़े ऐसे घुमाए ए वाला जो ए भुजा जो है वो सीधा नीचे आएगी, तो हम इधर हमने इसे पकड़ा इसे घुमाया ऐसे, यहाँ पकड़ा ऐसे किया तो ये जो भुजा है प्रकाश किरण थोड़ा पास आएगी, जब ये पास आएगी तो जो ए वाली भुजा है इसके पास आएगी, जब ये नीचे आएगा ए वाला नीचे आएगा, ये कहाँ जाएगा इसके पास, तो जो ये है कुछ टाइम बाद पी के बराबर, कब इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक, झुकाव क्या बोलते हैं दर्पण का द्वारक।
तो हम मानते हैं यदि दर्पण का द्वारक जो है छोटा हो तो जो एफ होगा वो पीएफ के लगभग बराबर। इसे तो यहां लिखते हैं कि लिख देते हैं जब दर्पण का द्वारक क्या हो छोटा, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो एएफ है एएफ वो पीएफ के बराबर। और देखो इधर जहां लिखा है एएफ वहां क्या लिख सकते हैं पीएफ, यहाँ क्या लिख दिया पीएफ बराबर क्या लिखा है सी और कैपिटल एफ। अब देखो उधर पीएफ का मान पी से एफ तक कितना है स्मॉल एफ, फोकस दूरी है यहाँ रखते हैं स्मॉल एफ। अच्छा माइनस कहां से लगा दिए, हमें मालूम है कि दर्पण के बाएं ओर के मान ऋणात्मक, दर्पण के बाएं ओर के मान ऋणात्मक और दाएं ओर के मान धनात्मक। तो यहाँ से इस दर्पण के बाएं ओर का मान कितना है एफ है तो क्या होगा माइनस एफ, बगल कितना लिखा है सी एफ कितना है ये सी एफ कितना है आर माइनस एफ कितना है आर माइनस एफ। लेकिन पता है जो ए वाली दूरी है ये भी दर्पण के बाईं ओर है, बाईं ओर है तो आगे क्या लगेगा माइनस बस। अब देखो इस माइनस से इस माइनस कैंसिल क्या बचा स्मॉल एफ इक्वल टू कितना आर माइनस स्मॉल एफ, इस माइनस का उल्टा जाकर कितना होगा प्लस एफ, तो माइनस एफ प्लस कैपिटल एफ हो जाएगा सॉरी स्मॉल एफ उधर गया माइनस उल्टा प्लस हुआ इधर कितना होगा स्मॉल आर हुआ कि नहीं आगे इधर देखो तो आर सॉरी एफ एफ 2एफ एफ छोड़ के कितना होगा 2एफ इधर क्या लिखा है स्मॉल आर। तो यहां से अगर हम स्मॉल एफ का मान निकालें तो r बाई 2 यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है f बराबर r बाई 2। अर्थात मतलब हम यहाँ से कहते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी, जितना दूरी की है अगर मान लो फोकस सॉरी अगर मान लो वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितना होगी 5, जितना है वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी उसकी आधी होती है। ये सिद्ध करता है अवतल दर्पण द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं इस तरह से कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नोट कर लो। अच्छा अगर इसमें अगर पूरी प्रवचन लिखनी हो राम कथा इस फिगर की तो क्या लिखोगे देखो फिर सुन लो बताते हैं। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C मुख्य फोकस F तथा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण OA दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है तथा CA अभिलंब का कार्य करता है। इतना लिख देना उसके बाद ये छाप अच्छे से छाप ले। हमने अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का निगमन कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञान करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें।